तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद नोटिफिकेशन भी एक जारी किया गया। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा पीएफआई से जुड़े कई सारे संगठनों पर ये कार्रवाई की गई है, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त थे, जिसके बाद छापेमारी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। यूएपीए के तहत ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। तो आपको बता दें 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है पीएफआई पर। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा किस तरीके से एनआईए, ईडी और जो स्थानीय पुलिस थी, स्टेट पुलिस द्वारा भी छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही थी। कई शहर उसमें शामिल थे, 8 राज्य उसमें बताए जा रहे थे, जहां पर पीएफआई लगातार सक्रिय तो था, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता पाई गई थी। और उसके बाद पीएफआई से जुड़े कई सारे जो मेंबर्स थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और कुछ जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे, जिनके बाद फिर से एक बार कल भी ये छापेमारी लगातार की गई। और अब आपको बता दें बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया है, और उसके साथ साथ जो और संगठन उससे जुड़े हुए हैं उन पर भी ये कार्रवाई की गई है। पीएफआई कई सारे राज्यों में लगातार सक्रिय था, काफी लंबे वक्त से, 1 दशक का वक्त इसको बीत चुका था, लेकिन साथ साथ युवाओं को भड़काने का काम और एक निश्चित वर्ग को भड़काने का काम उसकी ओर से किया जा रहा था। भारत विरोधी कई सारी गतिविधियों में लगातार उसकी संलिप्तता सामने आ रही थी, और कई सारे बाकी देशों के जो बैंड आतंकी संगठन हैं उनके साथ भी इसकी संलिप्तता पाई गई, और विदेशों से फंडिंग भी आ रही थी। जिसके बाद बड़ा फैसला यहां पर छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। किस तरीके से युवाओं को टारगेट करने की कोशिश इसकी थी, और साथ साथ 2047 तक का एक बड़ा प्लान भी उसकी ओर से तैयार किया गया था। मुसलमानों को किस तरीके से भड़काने का काम सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा था। कोई भी बड़ा मुद्दा अगर देश में होता था तो उसमें मुसलमानों को, यानी कि एक निश्चित वर्ग को भड़काने का काम पीएफआई करता था, लेकिन अब कोई भी गतिविधि उसकी ओर से भविष्य में नहीं की जा सकेगी। 5 साल का प्रतिबंध उस पर क्योंकि लगा दिया गया है, उसके साथ साथ जितने भी संगठन उससे जुड़े हुए थे उन पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन है। पिछले दिनों किस तरीके से एनआईए लगातार एक्टिव मोड में आई हुई थी पीएफआई को लेकर। जैसे ही उसको सूचना मिलती है कि देश विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और पीएफआई की संलिप्तता उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, उसके बाद एक बड़ा एक्शन प्लान गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किया जाता है, एनआईए की ओर से तैयार किया जाता है, ईडी की ओर से तैयार किया जाता है, और देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी को अंजाम दिया जाता है। और छापेमारी के बाद कई सारे ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो साफ जाहिर करते हैं कि आखिर किस तरीके से पीएफआई एक बड़ी साजिश रच रहा था जो कि देश विरोधी थी। और इसी के बाद उसके कई सारे सदस्य, जो कि 200 से भी ज्यादा जिनकी संख्या बताई जा रही है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और कई सारे तथ्य खुलते हुए, कई कड़ियां सुलझती हुई निकलकर सामने आने लगती हैं, जिसके बाद कई जगहों पर छापेमारी की जाती है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है, जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती हैं, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है।
और पीएफआई मामले में न्यूज 18 के मनोज गुप्ता के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी आ रही है, जिसमें पता चला है कि कैसे पीएफआई लोगों के साथ अपने साथ साथ जोड़ता था और भड़काने का काम उनको किया जाता था। पहले फेज में लोगों को पीएफआई बैनर के तहत एकजुट करने का काम दिया जाता था। इसके साथ ही अफवाह और झूठ के सहारे उकसाने का काम उन्हें किया जाता था। पीएफआई इस बात का खास जोर देती थी कि मुसलमानों तक ये संदेश जाए कि पीएफआई मुसलमानों का इकलौता हितैषी है। इसके बाद पीएफआई नए सदस्यों की भर्ती करती थी। नए लोगों की भर्ती होने के बाद उनको हिंसा के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी और इसके बाद दूसरा फेज शुरू होता था। इसमें देश में रह रहे मुसलमानों से जुड़ी परेशानी को विदेशों तक ले जाने का काम किया जाता था और हर फेज में इस बात पर जोर होता था कि ये सारा काम पीएफआई के नेतृत्व में ही रहे। इसके साथ ही वक्त वक्त पर हिंसा वाली वीडियो दिखाकर उकसाने का काम भी किया जाता था। इसके बाद तीसरा फेज शुरू होता था, जिसमें SC/ST समाज के लोगों को संरक्षण देने पर जोर दिया जाता था। और एक तरफ पीएफआई पर बैन लग गया है और दूसरी तरफ न्यूज 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल आखिर क्या कुछ कहता है। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है और कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है। अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा जाता है और यूएई में काम करने वाले भारतीयों से पैसे लिए जाते हैं। भारतीयों के वेतन से 2,200 रुपए हर महीने पीएफआई लेती है और पीएफआई हर महीने 6.61 करोड़ रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में पूरा लेन देन होता है, यानी कि किस तरीके से पूरा लेन देन हुआ, बड़ा ट्रांजैक्शन की ओर से किया जाता था और किस तरीके से भारतीयों के पैसे का ये इस्तेमाल करते थे। पीएफआई मामले में CNN के हवाले से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे पीएफआई सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने का काम करता है। पीएफआई सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव है, तो वहीं पर सोशल मीडिया पर उसकी पैनी नजर भी रहती है। पीएफआई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए करता है। पीएफआई के नेता सोशल मीडिया पर नजर तो रखते हैं, लेकिन एक्टिव रहने के बावजूद अपनी विचारधारा कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते, जिससे कभी जांच एजेंसियों की अगर जांच में वो पड़े तो उनके रडार पर ना आ पाए। पीएफआई सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करता है तो उससे पहले उस पोस्ट के कई बार जांच जाता है और जांच में पता चलता है कि जो भी भड़काऊ पोस्ट पीएफआई की तरफ से की गई है, पोस्ट करने के लिए हर बार एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि पोस्ट करने के सिर्फ घंटे भर पहले वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया और जब पोस्ट कर दी गई उसके थोड़ी देर बाद उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ ये भी पता चला है कि जिन अकाउंट से पोस्ट हुआ उसमें से ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। पीएफआई ने बाकायदा सोशल मीडिया के लिए अलग से एक विंग भी बना रखी है। तो देखा आपने किस तरीके से एक बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया और ना केवल पीएफआई इसमें अकेली है, बल्कि उसके साथ कई सारे ऐसे कट्टरपंथी संगठन भी लगातार जुड़ते चले गए। 16 साल पहले पीएफआई बनी थी और उसके बाद से अब तक किस तरीके से एक बड़ी साजिश 2047 तक के लिए उसके पास रखी गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें उसके सहयोगी जो संगठन है उनके नाम आपको गिनवाते हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल विमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिलीजियस विंग, दारुल खरदा, जूनियर फ्रेंड ऑफ इंडिया किड्स विंग, मुस्लिम रिलीज नेटवर्क चैरिटी का आउटफिट और SDPI विमेन इंडिया मूवमेंट, SDTU ट्रेड यूनियन नेशनल लॉ नेटवर्क विंग, रिहाब इंडिया फाउंडेशन चैरिटी आउटफिट। ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार पीएफआई से जुड़े हुए थे और देश विरोधी गतिविधियों में ये तमाम शामिल थे। फंडिंग इनको लगातार आ रही थी, पीएफआई को भी फंडिंग आती थी और पीएफआई इनको टारगेट देता था किस तरीके से काम करना है। वो अपना वर्किंग मॉडल इनको समझाता था और उसके जरिए कट्टरपंथी संगठन लगातार पीएफआई का सहयोग करते थे। और अब जब छापेमारी हुई, एक एक कड़ियां जब सुलझने लगी, उसके बाद बड़ा पर्दाफाश जब निकला, तो उसके बाद 2047 तक के लिए किस तरीके से पीएफआई और उसके संगठनों ने मिलकर एक साजिश रची थी उसका खुलासा होता है। और अब आप